राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये हमारा भाई मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हम स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे भाई। स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास आता है लाइक हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, बेचल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो आज भी हम हमारा जो मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है इसको कवर कर लेते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है, हम ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखी जाती है a11 x1 a12 x2 a13 x3 अप टू a1n xn इज इक्वल टू b1। ऐसे ही भाई हम a21 को भी यहाँ तक b2 तक लिखेंगे। ऐसे ही हमारे पास an1 x1 an2 x2 an3 x3 इज इक्वल टू कहाँ तक जाएगा? bn तक जाएगा भाई। ठीक है, तो इस जो हमारे पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं भाई। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? हमारे पास जो a11 है, जो मतलब a के कोफिशिएंट है, उनको हम एक साइड में लिख लेते हैं, फिर x1 वाले ये आ जाएंगे और इज इक्वल टू क्या आ गए? b1 b2 b3 हो गया। जब हम भाई इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाता है भाई। ठीक है, और ये हम भाई पीछे सोल्व भी कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो हमें यही इक्वेशन मिलती है भाई। ऐसे ही फिर हमारे पास देखो भाई, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? इनको हम लिख सकते हैं दीज कैन बी रिटन एज ए एक्स बराबर है बी, जहाँ पर ए हमारे पास क्या है भाई? जो ये हमारे पास ये फॉर्म है ना a11 a12 वाली, इसको कहते हैं हम ए मैट्रिक्स कहते हैं। और जो ये राइट हैंड साइड में हमारे पास b1 b2 b3 अप टू bn है, इसको हम क्या कहते हैं? बी मैट्रिक्स कहते हैं। और जो ये हमारे x वाली है भाई, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, हम ए और बी के कॉम्बिनेशन से एक न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं भाई। ठीक है, तो न्यू मैट्रिक्स बनेगी C इज इक्वल टू A रेशियो B। ये हमारे पास क्या बन गई भाई? एक न्यू मैट्रिक्स बन गई। अब जो सारे क्वेश्चन है भाई हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन के, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस इक्वेशन पे डिपेंड होते हैं भाई। कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ C है, ऑर्डर ऑफ A है, अगर वो रैंक के बराबर होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर ऑर्डर ऑफ C ऑर्डर ऑफ A बराबर है लेकिन लेस देन रैंक है, सॉरी लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। तो ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएंगे? सारे के सारे जो जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हो सारे इस फॉर्मूले पे डिपेंड है भाई। तो देखो आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो भाई, हमारे पास जो सी मैट्रिक्स बन गई वो इस फॉर्म में बन गई भाई। अब ध्यान से देखो भाई, हमारे पास ये है सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स कौन सी है? ये पूरी की पूरी जो है ना, ये सी मैट्रिक्स है। और ये जो हमारे पास है भाई, ये क्या है? ए मैट्रिक्स है भाई। ये सारा सी मैट्रिक्स है और ये इतनी इतनी हमारे पास ए मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, तो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं भाई, एक होता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम, एक होता है होमोजेनियस सिस्टम। नॉन होमोजेनियस सिस्टम में क्या होता है भाई? हमारे पास ए एक्स बराबर क्या होता है? बी के होता है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम में जो बी होता है वो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बट होमोजेनियस सिस्टम में बी हमारा क्या होता है? जीरो होता है। पहले हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम होमोजेनियस सिस्टम को पढ़ेंगे भाई। देखो हमारे पास क्या भाई? ए एक्स बराबर है बी दे रखा है। ठीक है, जहां पर बी हमारा क्या है? नॉन जीरो है। यहाँ पर हमारे दो केस बनते हैं भाई। अगर हमारी रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ सी के, अगर रैंक ऑफ ए क्या है? रैंक ऑफ सी के बराबर है, तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। अगर रैंक ए किसके बराबर है? रैंक सी के। मैंने पहले ही बताया भाई, सी कौन है? सी हमारा ये पूरा भाई, ये सी है। और ए कौन सा है? ए ये इतना इतना है भाई। अगर ये जो हमारे पास है और पूरे की जो रैंक है वो दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ये हम भाई आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी होता है। अगर हमारे पास भाई रैंक ऑफ ए बराबर नहीं होता रैंक ऑफ सी के, मान लीजिए दोनों हमारे पास क्या है? इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज द इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है भाई, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो भाई आगे हम बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे हमें सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। तो जो ये केस है ना, इसको यहीं स्टॉप कर देंगे भाई। फिर आता है सिर्फ ये वाला केस, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो भाई, यहाँ पर भी हमारे पास दो केस बनेंगे भाई। एक केस बनेगा जब हमारी रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ सी बराबर है एन के। एन क्या है? हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब ए की रैंक सी की रैंक इक्वल किसके हो जाए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हो जाए। तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन को हम ट्राइवल सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर हमारा रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ सी बट लेस देन एन है, ए बराबर है सी बट लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम कहेंगे दिस इज द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात तो भाई दोनों में क्लियर है कि रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी होना चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसमें भी
है बराबर, इसमें भी है बराबर। अब डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। अगर हमारी जो रैंक है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे ट्राइवल सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। अगर लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाती है तो हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। और भाई हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो हम इसको किससे सोल्व करते हैं, रैंक मेथड से सोल्व करते हैं। मतलब कौन सा सॉल्यूशन होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस आर। इसको हम क्या कहते हैं, रैंक मेथड कहते हैं। इससे भाई हमें जो पीछे वीडियो किए उनमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सोल्व किए हैं हमने। तो भाई यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n माइनस आर हो जाएगा। हम ये किस में यूज करेंगे, ये हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले में यूज करेंगे। क्योंकि अगर मैं इसमें यूज करता हूँ, अगर इसमें हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास n बराबर है r के है तो आर्बिट्ररी सॉल्यूशन तो सीधी सी बात है जीरो हो जाएगा, तो इसमें तो भाई यूज होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, n ऑलवेज ग्रेटर देन होगा r से, n ऑलवेज ग्रेटर देन होगा r से। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये जो मेथड हम यूज कर सकते हैं। और इस मेथड में क्या होता है, जो भी हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सॉल्यूशन आएंगे उनको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं भाई, ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सॉल्यूशन क्या होता है कि अपनी मर्जी से कोई भी सॉल्यूशन मान लेना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो भाई, अगर हमारा n बराबर है r है, मतलब इस केस की बात हो रही है, अगर n बराबर क्या है r है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दिस केस ओनली यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इफ n ग्रेटर देन r है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ग्रेटर देन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स से, तो क्या होगा भाई हमारे पास, तो होगा भाई हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा k बराबर n माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो मैंने यही तो बताया कि जहां पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे वहां पर हम क्या मेथड लगाएंगे, रैंक मेथड। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सॉल्यूशन इज इक्वल टू n माइनस आर, ठीक है भाई। फिर आता है भाई हमारा सेकंड सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास b बराबर है जीरो होता है। अगर b बराबर हमारा जीरो हो गया, हम क्या लेते थे, ax बराबर b लेते थे, b जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, ax बराबर जीरो क्यों हो गया। इट मीन्स जो c है, c किसके बराबर हो गया, a के, क्योंकि c किसके बराबर होता है, a रेशो b होता है, b जीरो है, तो हमारे पास c बराबर क्या बच गया, a बच गया। अब भाई सीधी सी बात है, c बराबर है मतलब रैंक ऑफ c बराबर होगी रैंक ऑफ a, ऑलवेज यही होना है, मतलब ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यहाँ पर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा ही होगा भाई, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। c बराबर a है तो सीधी सी बात है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही होगा। अब देखो भाई यहाँ पर भी दो केस बनेंगे। अगर हमारा ax बराबर है जीरो है, ठीक है, तो ax बराबर जीरो में अगर हमारी जो रैंक ऑफ a है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो गई तो हम कहेंगे कि ट्राइवल सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर हमारा रैंक ऑफ a लेस देन n है तो हम कहेंगे भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, मतलब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे। तो सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और रैंक पे डिपेंड कर रहा है। अगर रैंक है वो n के बराबर हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर लेस देन n हो गई तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या यूज करते हैं, रैंक मेथड यूज करते हैं, मतलब k इज इक्वल टू n माइनस आर का यूज करते हैं। जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे। ये भाई क्रैमर रूल होता है। क्रैमर रूल को हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा लेंथी मेथड हो जाता है भाई, हम इस मेथड से सोल्व नहीं करेंगे। हम अपने ही मेथड लगाएंगे। एक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे और दूसरा हम क्या लगाएंगे, रैंक मेथड लगाएंगे, मतलब n माइनस आर वाला, ठीक है। तो हम अपने तरीके से करेंगे भाई, ये क्रैमर रूल से नहीं कर रही। तो देखो भाई मैंने लिख भी रखा है हमारे पास नोट में कि इफ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है देन एक्स वाई जेड कैन आल्सो बी फाइंड आउट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मान ले हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स वाई जेड किससे फाइंड आउट करेंगे, हम रैंक मेथड से यूज करेंगे, ठीक है। रैंक मेथड से फाइंड आउट करेंगे कि इज इक्वल टू n माइनस आर, इस मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे भाई। तो क्वेश्चन देखो भाई अब फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है भाई कि फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इफ b बराबर है। मतलब कह रहा है कि हमारे पास जो सिस्टम दे रखा है वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है भाई। क्या है, नॉन ट्राइवल है, तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नॉन ट्राइवल होता क्या है। नॉन ट्राइवल भाई हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास रैंक ऑफ ए बराबर होता है रैंक ऑफ सी लेस देन होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो हमें ये कंडीशन पता है, तो कंडीशन पता है तो भाई सिंपल है, अब सोल्व कर देंगे। हमारे पास देखो भाई ये क्या दे रखा है, ए एक्स बराबर है जीरो के दे रखा है, मतलब ये होमोजेनियस सिस्टम दे रखा है, इसमें बी की वैल्यू क्या है, जीरो दे रखी है। तो हम इसको भाई इसको इस फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। हमारे पास 2 है 2 आ जाएगा, यहाँ पे वाई 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 जेड है तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार x1 है तो 1 हो जाएगा,
y 1 है तो 1 हो जाएगा, 3z है तो हमारे पास 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 4x को 4 लिख लेंगे, 3y को 3 लिख लेंगे, bz को b लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में x y z हो जाएंगे। जब हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएंगी सारी। तो इक्वल टू किसके हो गया, 0 0 के। अब गिवन दे रखा है भी अगले ने कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, मतलब रैंक ऑफ ए किस लेस देन n है, लेस देन n है तो भाई हमारे पास अब हम क्या लगाएंगे, हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 को 0 बनाते हैं, 4 को 0 बनाते हैं, 3 को 0 बनाते हैं। भाई ये लास्ट वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, 1 सबसे पहले 1 को 0 बनाएंगे, फिर 4 को 0 बनाएंगे, फिर 3 को 0 बनाएंगे। और यहाँ पर भाई हम सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो रो ऑपरेशन का यूज कर देते हैं हम भाई, तो हमारे पास क्या जाती है, ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम 1 को 0 बनाएंगे, हमारे पास 1 को 0 बनाते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है भाई, ऑपरेशन लगा दिया ये वाला तो ये मिल गया भाई। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे भाई, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, 4 को 0 बनाएंगे भाई, 4 को फिर हमने 0 बना दिया भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई भाई। फिर हमारा क्या काम है, फिर हमारा काम है इस 1 को 0 बनाना। इस 1 को कैसे 0 बनाएंगे, ये वाला ऑपरेशन लगा के भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो तीनों 0 हो गए, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया भाई हमारे पास। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आते ही हम देखते हैं कि कितने हमारे पास नॉन जीरो है, जितने नॉन जीरो होंगे उतनी हमारे पास क्या होगी भाई, रैंक होगी। अब हमारे पास यहाँ से दिख रहा है कि मैं 1 2 और 3 नॉन जीरो हैं भाई। यहाँ से भाई अगर 3 नॉन जीरो हैं, इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास हम कहेंगे कि रैंक कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, और ऑर्डर भी कितना है, 3 है, ठीक है। लेकिन भाई क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन होना चाहिए एन से। रैंक ऑफ ए क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए एन। एन यहाँ पर क्या है, 3 क्रॉस 3 मतलब 3 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 3 है। तो रैंक ऑफ ए लेस देन एन होना चाहिए। कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब बी किसके बराबर हो, 8 के बराबर हो। बी अगर 8 के बराबर होगा तभी तो ये 0 होगा, और ये अगर 0 हो गया तो रैंक बच जाएगी 2, और हमारे पास ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 ऑलवेज लेस देन 3 हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, बी बराबर है 8 होना चाहिए। दिस कंडीशन पॉसिबल ओनली व्हेन बी इज इक्वल टू 8। इफ बी बराबर है 8 होगा तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी, ऑर्डर 3 है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन खत्म हो तो हमारे पास भाई ये क्या हो गया, आंसर आ गया, बी इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है भाई। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भाई। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा निकालो, फॉलोइंग सिस्टम का नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। क्या दे रखा है भाई हमारे पास, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन दे रखा है भाई। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वही रिमेंबर होना चाहिए, रैंक ऑफ ए बराबर होता है रैंक ऑफ सी लेस देन होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रैंक ऑफ ए। देखो भाई रैंक ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे हमने लिख दिया। फिर हम भाई एक न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं। न्यू मैट्रिक्स कैसे बनती है, ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो ए ये हो गया, बी हमारे पास ये वाला है, ये बी हो गया भाई। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ए है उसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ए है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 1 को 0 बनाओ, फिर इस 1 को 0 बनाओ, फिर इस 2 को 0 बनाओ। जब ये तीनों 0 हो जाएंगे तो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगा देते हैं। सबसे पहले इस 1 को 0 बनाते हैं, R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ऑपरेशन लगा देते हैं R3 माइनस का R1, ठीक है। R3 माइनस R1 कहते हैं तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा भाई। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 में से बन गया 1 हो जाएगा, यहाँ से अल्फा में से 1 गया 1 हो जाएगा, अल्फा माइनस 1। और यही कि ये इसमें भी लग जाएंगे भाई, जब इसमें लगाएंगे तो बीटा में से 5 गया, बीटा माइनस 5 आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिर इस 1 को 0 बनाओ। इस 1 को कैसे 0 बना सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, R3 माइनस का R2/2, ठीक है। R3 माइनस R2/2 जब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं R3 में तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर 0 मिल जाता है भाई। देखो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया भाई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता भाई, फिर हमारे पास हम लगा देते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की कंडीशन, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, मतलब रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी लेस देन होना चाहिए 3 के होना चाहिए। ये रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी होना चाहिए और ये लेस देन होना चाहिए 3 के। ये कब पॉसिबल हो सकता है, देखो ए ये है भाई हमारे पास, ए क्या है ये वाला, और सी क्या है, ये पूरा कंप्लीट सी है भाई। तो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी कब हो सकता है, जब अल्फा भी 2 हो, अल्फा बराबर 2 के हो और बीटा बराबर 7 के हो, मतलब ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि जो ए है उसकी रैंक 2 है और ये जो पूरा सी है इसकी रैंक भी 2 है। तो देखो भाई ये कब पॉसिबल है, अल्फा बराबर 2 होना चाहिए
चाहिए और बीटा बराबर 7 होना चाहिए। मान लो भाई हम मानकर चलते हैं कि हमारा रैंक तो ये जो अल्फा है ये तो 2 के बराबर है, लेकिन बीटा 7 के बराबर नहीं है। अगर बीटा 7 के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो देखो ये तो हमारे पास 0 हो गया क्योंकि अल्फा हमने 2 माना है, तो हम कहेंगे कि जो ए है उसकी रैंक तो 2 हो गई, लेकिन जो सी है उसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है भाई हमारे पास वैल्यू लाई करती है बीटा -7, क्योंकि हमारे पास ये क्या है बीटा 7 के बराबर नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो पूरी सी मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन भाई हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, हमें रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी होना चाहिए। तो रैंक ऑफ सी कब हो सकता है, जब बीटा बराबर 7 है। तो इसलिए हमारे पास अल्फा बराबर 2 होना चाहिए और बीटा बराबर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए भाई। ठीक है, फिर देखो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई वही जो अभी बताया मैंने कि अगर हम अल्फा को 2 मान लेते हैं, बीटा को 7 नहीं मानते हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इसलिए हमें भाई क्या मानना पड़ेगा, बीटा को 7 मानना ही पड़ेगा। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है भाई, थर्ड क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या होता है कि व्हाट शुड नॉट बी वैल्यू ऑफ के, व्हाट शुड नॉट बी वैल्यू ऑफ के फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। अब की बार यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है भाई, के की क्या वैल्यू नहीं हो सकती अगर हमारा सिस्टम क्या है, यूनिक है। यूनिक क्या होता है भाई कि रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ सी बराबर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। और हमें ये कंडीशन कब मिलेगी कि के की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, के की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी अगर हम वो पुट करेंगे तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर उसके अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो भाई सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। भाई इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई भाई। फिर हम क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी बराबर है एन के। यहाँ से हमें न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगी, ए और बी के कॉम्बिनेशन से, और बी के कॉम्बिनेशन से मिल गई। अब हमारा क्या काम होता है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, मतलब रैंक निकालो। हम इसको रैंक निकाल लेते हैं भाई रो ऑपरेशन का यूज करके। सबसे पहले इस 1 को 0 बनाओ, फिर इस 1 को 0 बनाओ, फिर 4 को 0 बनाओ। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से R2 - R1, R2 - R1 करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। फिर आप लगाओ R3 - R1, R3 - R1 करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, K में से 1 गया K माइनस का 1। फिर हमारा क्या काम होगा, इस 3 को 0 बनाओ। इस 3 को कैसे 0 बनाएंगे, हमारे पास कि R3 - का 3R2, R3 - का 3R2, इसे इसमें से गया 0 आ जाएगा, K -1 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे। तो 6 माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो हमारे पास K माइनस का 7 हो जाएगा भाई। और यही कि यही ऑपरेशन भाई इस साइड भी लगाने हैं। जैसे हमारे पास क्या है, R2 में लगा रहे थे तो 6 - 3 3 हो जाएगा, और जब हम ये R3 - R1 लगा रहे थे तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये B में भी लगने चाहिए भाई, ये नहीं कि यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, इस साइड भी ये ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है भाई, फिर हमारे पास देखो भाई ये कंडीशन आ गई। अब कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए भाई। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा कि रैंक ऑफ ए, रैंक ए मैट्रिक्स ये हो गई, रैंक ऑफ सी होना चाहिए, सी ये कंप्लीट हो गई, और बराबर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, जब के बराबर नहीं हो 7 के। ठीक है, अगर के 7 के बराबर हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 होते ही हम कहेंगे कि जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई, और सी मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमारे पास दोनों इक्वल नहीं हुए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, इक्वल बनाने के लिए जो के है वो 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हमारी जो कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी। मतलब आर बराबर आर ए ऑफ रैंक ऑफ सी बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो दिस इज पॉसिबल व्हेन के बराबर है के बराबर नहीं है 7 के। ये मैंने बता रखा है, अगर हम के बराबर 7 लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी भाई। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। भाई हमें इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना भाई, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है भाई। अब तक हम अल्फा बीटा के इनकी वैल्यू निकाल रहे थे, कोई भी कांस्टेंट हमें दे देते था। अब की बार हमें सॉल्यूशन निकालना सिस्टम का, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है भाई। तो सिंपल है, हम यहाँ पे 2 मेथड का यूज कर सकते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का और एक रैंक मेथड। रैंक मेथड मतलब k = n-r वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई इसको सबसे पहला काम क्या है हमारा, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब ax बराबर है b आ गया। तो यहाँ से हमारे पास देखो भाई जो c है हमारे पास यहाँ से एक न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं a और b के कॉम्बिनेशन से। तो a और b के कॉम्बिनेशन से हमने c न्यू मैट्रिक्स बनाई। तो अब हमारे पास क्या भाई, हम इनकी रैंक निकालेंगे भाई। ठीक है, रैंक कैसे निकलेगा, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, मतलब हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो भाई। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम रो ऑपरेशन का यूज करते हैं, मतलब इसको 0 बनाने के लिए हमने ये ऑपरेशन यूज किया, इसको 0 बनाने
बनाने के लिए हमने ये ऑपरेशन यूज़ किया। तो जब हम इन ऑपरेशन को यूज़ कर देते तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है भाई। ठीक है, ये ऑपरेशन भाई उम्मीद करता हूँ भाई कि आप लोगों को अप्लाई करने आ गए होंगे अब तक, क्योंकि हम पीछे बहुत सारे क्वेश्चन इनसे निकाल चुके हैं भाई। ठीक है, तो फिर देखो भाई हमारे पास यहाँ से भी हमारे पास जो ये वैल्यू आई थी हमारे पास लास्ट वैल्यू, मतलब जो 3 है, इस 3 को 0 बनाने के लिए देखो मैं दिखा देता हूँ। जो ये 3 है भाई हमारे पास ये वाला, इस 3 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन यूज़ कर देंगे भाई, रो ऑपरेशन का। तो वो भी हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से हम क्या देखते हैं भाई कि हमारे पास जो रैंक ऑफ ए है बराबर रैंक ऑफ सी आ जाता है। रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी आ जाता है। एक हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गई, इसकी रैंक कितनी है, 2 है। और सी ये कंप्लीट मैट्रिक्स हो गई, इसकी रैंक भी कितनी है, 2 ही है भाई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या पूरा 0 रो हो गया। ठीक है, और ये 2 क्या है, नॉन 0 रो है। तो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी बराबर है 2 के, ये किससे लेस देन है, 3 से। 3 मतलब क्या हो गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या यूज करेंगे हम, सीधी सी बात है भाई कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है, रैंक मेथड यूज करेंगे। रैंक मेथड क्या होता है, रैंक मेथड होता है k इज इक्वल टू n माइनस आर के। ठीक है, मतलब k बराबर है n, ऑर्डर कितना है, 3 है, रैंक कितनी है, 2 है, तो 3 में से 2 गया 1। मतलब एक सॉल्यूशन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, x y और z में से किसी की भी वैल्यू हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से भाई देखो ax बराबर क्या है, b हो गया। हमारे पास ये कंडीशन आई हुई थी, इसको जब हम वापस सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, मतलब x इसके साथ, 1 की y के साथ, 1 की z के साथ, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। 0 की x के साथ 0x आ जाएगा, 1 की y के साथ y आ जाएगा, 2 की z के साथ 2z आ जाएगा। 0 का x के साथ 0x, 0 का y के साथ 0y, 0 का z के साथ 0z इज इक्वल टू क्या है, 6, 8 और 0 है भाई हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन उठा लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है और 0x प्लस वाई प्लस 2z बराबर क्या है, 8 है। तो एक सोल्यूशन भैया मैं अपनी मर्जी से मानना था, तो हम मानते हैं कि z बराबर क्या है, k है। ये आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन है भाई, हमें अपनी मर्जी से माना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो भी हमारे पास क्या जाता है, फिर x प्लस वाई जेड की जगह पे k पुट कर देंगे, बराबर है 6, और यहाँ से y प्लस में 2 के बराबर है 8 आ गया। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। y की वैल्यू किस में आ जाएगी, k के फॉर्म में आ जाएगी, 8 माइनस का 2k। z बराबर k था, y बराबर है 8 माइनस 2k आ गया, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे भाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, k के इक्वल ही आ जाएगी भाई। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, और सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 माइनस का k। तो x, y और z तीनों की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास। तो ऐसे भाई हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, रैंक मेथड देख लेना, अगर हमारे पास क्या है, जो रैंक है वो लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाती है, तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मान के उसमें रैंक मेथड लगा देते हैं भाई। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई अब इस वीडियो का, वो है भाई ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन भाई, नेट जून 2019 में आया था कि कंसीडर द मैट्रिक्स। हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन एंड कोरोस्पोंडिंग नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन इज। देखो भाई यहाँ पर 2 पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड किया गया है। एक में हमसे कहा गया है कि हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन दे, और फिर कहता है कि उनको नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करो भाई। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे भाई कि ए, बी और सी में, मतलब बी और सी में हमारे पास क्या है, रिलेशन निकाले कि हमारे पास क्या हो जाए, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मिले। और फिर क्या है भाई, हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, नॉर्मलाइज सॉल्यूशन निकालो। नॉर्मलाइज सॉल्यूशन क्या है, एक्स वाई जेड निकालो भाई। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में निकालना अब हमें। अब ये नॉर्मलाइज्ड क्या होता है, ये भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास नॉर्मलाइज क्या होता है कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं। मतलब अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 1 निकलता है भाई, उनको हम नॉर्मलाइज सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है भाई, और नॉर्मलाइज सॉल्यूशन का भाई हमारे पास जो इससे पहले की वीडियो भाई उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था कि किस प्रकार हम नॉर्मलाइज सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो भाई हमारे पास हम दोनों पार्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कि नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन होना चाहिए। नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी लेस देन क्या होना चाहिए, एन के होना चाहिए भाई। फिर हमारे पास देखो इन दोनों की हेल्प से हम क्या बना लेते हैं, एक न्यू मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। या तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो भाई हमारे पास होमोजीनियस है तो हमें सी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए बराबर सी ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो सीधा हम क्या करते हैं, ए ही निकाल लेते हैं भाई। ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए जो मैट्रिक्स है ये वाली हो गई भाई। ठीक है, तो ये ए आ गया। अब हमें इसमें रैंक निकालना है भाई। रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 1 को 0 बनाओ, 2 को 0 बनाओ, फिर इस पार्ट को 0 बनाओ, मतलब b को 0 बनाओ। तो हम क्या लगाते हैं भाई, ऑपरेशन लगा देते हैं, r2 माइनस r1, r3 माइनस का 2r1। तो इनकी हेल्प से 1 और 2 0 हो जाएगा भाई, ये दोनों 0 हो गए। फिर अभी हम जो हमारे पास ये आ जाता है b-2, अब हम b-2 को 0 बना, b-2 को 0 बनाने के लिए हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं। जब ये ऑपरेशन लगाते हैं तो भाई हमारे पास क्या होती है, ए मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाती है भाई। अब हमारे पास क्या है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होना चाहिए भाई। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या कहता है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहता है कि रैंक ऑफ ए ऑलवेज लेस देन होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। रैंक ऑफ ए क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से लेस देन होना चाहिए, मतलब रैंक अगर 2 होगी तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 होना चाहिए भाई, ठीक है, मतलब तभी तो रैंक कम होगी। तो ये कब हो सकता है, जब जो ये पार्ट है 2c-2 माइनस का 2 इंटू b माइनस का 2 ये क्या हो, 0 के बराबर हो। ये 0 के बराबर होगा तभी तो हम कहेंगे कि रैंक 2 है। तो ये पार्ट 0 होना चाहिए भाई। तो हम ये नेक्स्ट पार्ट में करते हैं भाई। देखो, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए ऑलवेज लेस देन n होना चाहिए भाई। क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये हम जो पार्ट है हमारा ये किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो यहाँ से क्या मिल जाता है, b बराबर है c+1 मिल गया भाई। तो ये कंडीशन तो आ गई भाई हमारे पास, किसके लिए, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए आ गई भाई। अब हमें क्या निकालना, अब हमें नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन निकालना, मतलब एक्स वाई जेड को नॉर्मलाइज फॉर्म में निकालना है भाई। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास b बराबर, अगर हम c+1 यूज करेंगे तो हमारे पास ये पार्ट क्या हो गया था, 0 के इक्वल हो गया था भाई। तो हम क्या लिखेंगे, 1 1 1 0 1 2 0 0 0 x y z, ठीक है। ये तो हमारा 0 हो चुका है क्योंकि हमें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन निकालना है, नॉन ट्राइवल के लिए ये 0 होना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। अब देखो भाई यहाँ से हम क्या, दो इक्वेशन उठा लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में 0 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ 2z, ये बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ पर भाई देखो हमारे पास, मैं दोनों मेथड से सोल्व करके दिखा देता हूँ। एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक है भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेथड हो गया भाई। तो देखो भैया हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, देखो हमारे पास जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालते हैं तो कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं x बराबर है माइनस का y बराबर है z, ये तो ऊपर आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आता है भाई, जब हम x के लिए सोल्व करते हैं तो इसको दबा लेते हैं x वाली को और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो ये 1 आ गया भाई। फिर जब हम y के लिए सोल्व करते हैं तो इसको दबा लेते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाता है भाई, हमारे पास 2 आ जाता है भाई। फिर z के लिए सोल्व करते हैं तो इसको दबा लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। फिर जो हमारे पास x के नीचे जो होता है वो x की वैल्यू होती है, y के नीचे जो होता है वो y की वैल्यू होती है, z के नीचे जो होता है वो z की वैल्यू होती है भाई। तो x बराबर y बराबर z, ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 1 हो गई। हमें नॉर्मलाइज निकालनी है। नॉर्मलाइज फॉर्म में मैंने पहले बताया कि ऐसे लिखते हैं, 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का मोड का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर, ये हो गया इंटू में 1 -2 1 है, तो यहाँ से 1/√6 1 माइनस का 2 1 आ गया। फिर हम निकालते हैं भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेथड से। रैंक कितनी आई हुई है भाई, हमारे पास 2 आई हुई है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, k बराबर है n-r हो जाएगा, मतलब k बराबर 3 - 2 = 1, मतलब एक सॉल्यूशन को हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, 0x प्लस वाई प्लस 2z बराबर है 0 है, तो एक सोल्यूशन को हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया भाई कि z बराबर क्या है, k है, आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, -2k आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, k के इक्वल आ जाएगी। तो x y z तीनों की वैल्यू आ गई भी, x y z तीनों की वैल्यू आ गई। तो k माइनस का 2 अपॉन ये k -2k और k आ गई भी। अब हम क्या करते हैं, इसका नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं भाई। नॉर्मलाइजेशन में मैंने पहले बताया कि मोड ऑफ k का 1 अपॉन में अंडर द रूट मोड k का स्क्वायर प्लस -2k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इंटू में आ जाएगा k -2k और k। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 6k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 6k स्क्वायर अंडर द रूट में है और यहाँ से हम k कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6k स्क्वायर से k बाहर आके k से k कट जाएगा। तो यही फॉर्म आ जाएगा भाई, 1/√6 1 - 2 1 भाई। तो हम दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी और रैंक मेथड से भी भाई। तो ये भाई ये हमारा क्या था, मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक था भाई। कल हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से और कोशिश करेंगे भाई उसको भी जल्द ही खत्म करें। अगर भाई मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।